हेलो डियर लर्नर्स, मैं डॉक्टर प्रिया सिंगला मेहमान कैंपस ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग की तरफ से डिप्लोमा ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर एंड एजुकेशन के स्टूडेंट्स की क्लासेस कंडक्ट कर रही हूँ। हमारी DECE 1 कोर्स की क्लासेस चल रही हैं। अभी तक हम यूनिट 1 से लेके यूनिट 22 तक कवर कर चुके हैं। उसकी जितनी भी क्लासेस हैं वो आपको निर्माण कैंपस के यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगी। आज हम अपनी यूनिट 23 स्टार्ट करेंगे। प्ले एक्टिविटीज़ फॉर डेवलपिंग कॉग्निटिव एबिलिटीज़ एंड सम अदर कंसेप्ट्स। ऐसी प्ले एक्टिविटीज़ जो कि बच्चों की कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को डेवलप करने में मदद करती हूँ। और भी कई कंसेप्ट्स इसमें हम डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन, हाउ चिल्ड्रन लर्न, एनहांसिंग ऑब्जर्वेशन स्किल्स, प्ले एक्टिविटीज़ फॉर सेंसरी एक्सप्लोरेशन। कौन कौन सी होंगी? प्ले एक्टिविटीज़ बेस्ड ऑन द सेंस ऑफ टच, प्ले एक्टिविटीज़ बेस्ड ऑन द सेंस ऑफ स्मेल, प्ले एक्टिविटीज़ बेस्ड ऑन द सेंस ऑफ टेस्ट, प्ले एक्टिविटीज़ बेस्ड ऑन विजन एंड हियरिंग। मेमोरी गेम्स, प्ले एक्टिविटीज़ फॉर डेवलपिंग कॉग्निटिव एबिलिटीज़। इसमें हम पढ़ेंगे प्ले एक्टिविटीज़ टू स्ट्रेंथन द एबिलिटी टू मैच, प्ले एक्टिविटीज़ टू स्ट्रेंथन द एबिलिटी टू क्लासीफाई, प्ले activities to foster the ability to identify common relations, play activities to foster the ability of comparing and seriating, play activities to help in understanding cause and effect relationships. Developing concepts, how not to carry out maths related experiences, play activities for developing the concept of shape, play activities for developing the concept of size, play activities to develop the concept of number, play activities to strengthen the concept of time, play activities to strengthen the concept of space, play activities to strengthen the concept of measurement. सबसे पहले है इंट्रोडक्शन। कहते कि हम हमारा ब्लॉक 4 का जो यूनिट 18 था उसमें हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में पढ़ चुके हैं। हम सबको पता है कि इस पीरियड के ड्यूरिंग किसी दूसरे पर्सन के पर्सपेक्टिव से बच्चा जो है वो लर्न करता है। मतलब जो दूसरा बंदा उसको कुछ ना कुछ याद करवाना चाहता है वो बच्चा करता है। जैसे कि बच्चों में मैच की एबिलिटी डेवलप करना, कुछ कॉमन रिलेशंस को आइडेंटिफाई करना, क्लासिफाई करना, सेरिएट करना, कंजर्व करना और अंडरस्टैंड करना कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स को। ये जो एबिलिटीज़ होती हैं ये बिल्कुल बेसिक होती हैं बच्चों की थिंकिंग को डेवलप करने के लिए और उनके कंसेप्ट्स को समझने के लिए कि बच्चे जो हैं कंसेप्ट को एक्वायर कर सकें, सीख सकें। जितनी भी हम एक्टिविटीज़ बच्चों को करवाते हैं वो सब वो अपने अंदर सीख लेते हैं। अगर आप किसी भी एक्टिविटी के बारे में सोचें, ठीक है, जो कि आपने थोड़े दिन पहले की होगी, थोड़े से मिनट्स पहले की होगी और वो बच्चों की कौन सी एबिलिटी को डेवलप करने में मदद करती है, तो आप इस खाली पोर्शन में उसको लिख सकते हैं।
अब यहाँ पर एक एग्जांपल दी गई है, बास्केट में वेजिटेबल्स रखी हैं, आप उसको अलग करने के लिए बोलो वेजिटेबल्स को, हार्ड वंस, जो हार्ड वेजिटेबल्स हैं जैसे कि गार्ड्स हो गए, आलू हो गए, प्याज हो गए, है ना, ये सारी नीचे रखो और जो सॉफ्ट वाली सब्जियां हैं वो सारी ऊपर रख दो, टमाटोज, ब्रिंजल्स। ठीक है, तो आपने वेजिटेबल्स को हार्ड और सॉफ्ट के बेसिस के ऊपर क्लासिफाई कर दिया, डिवाइड कर दिया उनको। अगर मान लीजिए आपको कपबोर्ड के अंदर कई कंटेनर्स को स्टोर करने के लिए बोल दिया जाए, ठीक है, फिर आप उनको उनके साइज़ के अकॉर्डिंगली ही रखोगे, है ना, सीरीज़ में लगाओगे, तो आपने उसको लार्जेस्ट और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट लगाओगे कि पीछे से लार्जेस्ट और आगे आगे आते स्मॉलेस्ट लग जाए। बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो कि बच्चों की मैचिंग, क्लासिफाइंग, सीरिएटिंग, आइडेंटिफाई कॉमन रिलेशनशिप्स को और उनके कॉज और इफ़ेक्ट रिलेशनशिप्स को समझाने में मदद करती हैं। मतलब ये कॉमन कंसेप्ट्स हैं जो कि बच्चों के कंसेप्ट को डेवलप करने में मदद करती हैं। अब एक जगह पे कलर्ड बीड्स पड़े हुए हैं, ठीक है, उस कलर्ड बीड्स में से आप बच्चों को बोलिए कि वो एक कलर के बीड्स उसमें से उठाएं। इसमें क्या है, बच्चों में मैचिंग एबिलिटी जो है वो आ जाती है। ठीक है, बच्चों का कंसेप्ट का कलर का कंसेप्ट भी साथ में ही क्लियर हो जाता है। अब जैसे आप बच्चों को बोल सकते हैं कि आपके पास सामने फूड्स पड़े हुए हैं, आप इसमें से इसको अलग अलग कर दीजिए, जो फूड्स आपको पसंद है वो राइट साइड रख दीजिए, जो फूड आपको नहीं पसंद वो आप लेफ़्ट साइड रख सकते हैं। ठीक है, तो इसके बेसिस के ऊपर बच्चे क्लासिफिकेशन का कंसेप्ट भी सीख जाते हैं, है ना, और बच्चों में फूड के टेस्ट का आइडिया भी डेवलप हो जाता है। उनको ये पता चल जाता है कि हमें कौन सा फूड अच्छा लगता है, कौन सा नहीं अच्छा लगता है। ये जो एबिलिटीज़ हैं मैच करने की या क्लासिफाई करने की, ये बच्चों में नंबर के कंसेप्ट को भी बढ़ाती हैं, शेप को, साइज़ को, मेजरमेंट को। इसके कारण क्या है, ये जो एबिलिटीज़ हैं इनको हम प्री मैथमेटिकल कंसेप्ट्स भी बोल सकते हैं। प्री मैथमेटिकल कंसेप्ट मतलब वो कंसेप्ट जो बच्चों को तब डेवलप करने की ज़रूरत होती है, मतलब बच्चे बेसिक मैथ को सीखने से पहले जब उनमें ये चीज़ें डेवलप होती हैं, प्री मैथमेटिकल कंसेप्ट्स। दूसरे वर्ड्स में क्या है कि ये जो एबिलिटीज़ हैं ये मैथमेटिकल थिंकिंग की एक मतलब बेस होती हैं मैथमेटिकल थिंकिंग का। ब्लॉक 4 में यूनिट 18 में आपने बच्चों को काउंट करने के योग्य बनाया था। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या था उसने कि आप नंबर्स का कंसेप्ट बच्चों में डेवलप कर रहे हैं, और वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, कोई मैचिंग से रिलेटेड आपने एक्टिविटी करवाई है, क्लासिफिकेशन से रिएशन से रिलेटेड, है ना, या आप बच्चों को बोलते हैं कि आप एक के बाद दूसरा ऑब्जेक्ट लाइन में लगाओ, ठीक है, या फिर कंजर्वेशन की अंडरस्टैंडिंग हो। जब बच्चे कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी चीज़ को शेप के बेसिस के ऊपर क्लासिफाई करते हैं तब उसमें बच्चे में डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के आइडियाज़ भी उनको डेवलप होने में मदद मिलती है। जैसे कि वो लेंथ के हिसाब से चीज़ों को लाइन में लगाते हैं तो उनको उससे जो साइज़ की अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी होती है उनसे उनकी। ये एबिलिटीज़ को हम प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या क्या चाहिए होता है, जैसे कि रीजनिंग, एनालिसिस, डिडक्शन एंड प्रेडिक्शन, ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। इसीलिए इन सारी एबिलिटीज़ की ज़रूरत होती है।
अगर बच्चा हर एक्टिविटी में प्रॉपरली पार्टिसिपेट करेगा तब बच्चे को मदद मिलेगी कि बच्चा हर तरह के कंसेप्ट को बच्चे में डेवलप किया जा सकता है, चाहे वो कंसेप्ट किसी फिजिकल वर्ड से रिलेटेड हो, चाहे सोशल से हो, चाहे लिविंग थिंग से हो, जैसे कि हमने यूनिट 22 में भी पढ़ा था। हमने 2 टर्म्स को यूज़ किया है, मैथमेटिकल कंसेप्ट और फोस्टर मैथमेटिकल थिंकिंग। मैथमेटिकल कंसेप्ट और मैथमेटिकल थिंकिंग, इन 2 वर्ड्स को हमने यूज़ किया है। अब प्री स्कूल के बच्चों के हिसाब से इनके क्या मतलब है हम उसको देखेंगे। अगर हम मैथमेटिकल कंसेप्ट की बात करें तो यहाँ पर हमारा ये मतलब नहीं है कि जो एडवांस मैथ्स है उसमें अब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट को यूज़ किया जाता है। ये एक सुपर स्ट्रक्चर होती है जो कि फाउंडेशन बच्चों के लिए ही डेवलप होती है। पहले बच्चों में जो फाउंडेशन ईयर्स के बच्चे होते हैं उनमें खुद से डेवलप होती है। इवन जब हम अडल्ट्स ये सोचते हैं कि हम बच्चों को नंबर्स में कुछ ना कुछ अच्छा सिस्टमेटिक सिखाएंगे, उससे पहले ही बच्चों में ये मैथमेटिकल कंसेप्ट जो है वो डेवलप हो जाता है। जो मैथमेटिकल कंसेप्ट है टॉडलर्स और प्री स्कूलर्स में जो डेवलप होता है वो कैसे होता है, वो हर दिन के एक्सपीरियंस के थ्रू डेवलप होता है। जैसे कि बच्चों को स्कूल में वन और मैनी के बारे में बताया जाता है, मैनी और फ्यू के बारे में बताया जाता है, मोर और लेस के बारे में बताया जाता है, हैवी और लाइट के बारे में, फास्ट और स्लो के बारे में, लॉन्ग और शॉर्ट, बिग और स्मॉल, इन सारी चीज़ों के बारे में बच्चों को कंसेप्ट्स को बताया जाता है। तो ये जो मैथमेटिकल कंसेप्ट है प्री स्कूल बच्चों में इस तरह से मैथमेटिकल कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया जाता है। जब एक 3 साल का लड़का उसको एक पेंसिल मिलती है और वो अपने बड़े भाई की तरफ देखता है कि उसको तो 3 मिली हैं और वो रोना शुरू कर देता है। आपको पता है कि उसको ये पता होता है कि मुझे मेरे भाई से कम पेंसिल मिली है, मतलब वो ये समझने के लिए योग्य है कि मोर और लेस का कंसेप्ट क्या है इन 3 पेंसिल्स को लेके। जब 2 साल की लड़की बिस्किट्स तक नहीं पहुंच पाती है, वो अपने बड़े भाई बहनों की तरफ देखती है ना, और उनको बोलती है कि ये मुझे उठा के दो। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो ये समझती है कि मैं शॉर्ट हूँ और वो लॉन्ग है, ठीक है ना। तो उसमें जो शॉर्ट और लॉन्ग का कंसेप्ट है बच्चे में वो भी क्लियर होता है। अब एक 4 साल का बच्चा ये समझता है कि अब खाने का टाइम है, अब खेलने का टाइम है और अब स्लीपिंग का टाइम है। जो टाइम वो स्कूल पहुंचने के लिए लगाते हैं, ठीक है, या फिर झूले पर बच्चों की अपने फ्रेंड्स की एक दूसरे की वेट करते हैं, है ना, वो बच्चों के लिए रेलिवेंट होती हैं, है ना। मतलब बच्चे जो हैं उसमें टाइम की मेजरमेंट भी सीख सकते हैं। कहते कि क्या आप और भी कई कंसेप्ट को लिस्ट डाउन कर सकते हैं जो कि बच्चों को उनकी फॉर्मल स्कूलिंग शुरू होने से पहले पता होने चाहिए। बच्चे जितने भी ये कंसेप्ट होते हैं वो सारे ये कंसेप्ट अपने डेली के एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं, स्पेशली जब बच्चों के साथ खेल करके कोई
एक्टिविटी की जाए। बच्चों में ये कंसेप्ट डेवलप करने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इससे पहले कि बच्चे किसी और नंबर टीचिंग को सीख लें, इवन काउंटिंग से पहले भी ये कंसेप्ट बच्चों को आने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस यूनिट में हम थोड़ी सी ऐसी प्ले एक्टिविटीज़ के बारे में बात करेंगे जो कि बच्चों में मैच की एबिलिटी को डेवलप करने में मदद करेगी, क्लासिफिकेशन, कंपैरिजन, सेरिएशन, कॉमन रिलेशंस फाइंड आउट करने, मेजरमेंट, अंडरस्टैंड करना, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स को। इसके अलावा हम लोग उन प्ले एक्टिविटीज़ के बारे में भी बात करेंगे जो कि बच्चों को मदद करेगी उनकी सेंसरी कैपेसिटीज़ को शार्प करने में। हम कुछ उन प्ले एक्टिविटीज़ को भी डिस्क्राइब करेंगे जो प्री स्कूलर्स को उनके नंबर के कंसेप्ट, शेप, स्पेस, टाइम, साइज, मेजरमेंट, इन सारे कंसेप्ट्स को डेवलप करने में भी मदद करेगी बच्चों की। ये सारे वो कंसेप्ट्स हैं जिससे कि बच्चों की जो मैथमेटिकल थिंकिंग होती है, मतलब मैथ के बारे की जो नॉलेज होती है वो बच्चों की बढ़ेगी। अब इसके बाद है हाउ चिल्ड्रन लर्न, बच्चे कैसे सीखते हैं लर्न करना। कहते हैं कि कोई भी कंसेप्ट है, किसी भी चीज़ का कंसेप्ट है, अगर आप बच्चों को करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले बच्चों को लर्न नहीं, उस चीज़ का एक्सपीरियंस करवाइए। मतलब कोई ना कोई एक्टिविटी को परफॉर्म करिए ताकि बच्चे उसको एक्सपीरियंस कर सकें, फिर ही बच्चे उसको अच्छी तरह से सीख पाएंगे। बच्चों को कुछ सिखाने के लिए दो तरीके सबसे बेस्ट हैं। सबसे पहले है डिस्कवरी। कोई एक्टिविटी को आप डिस्कवर करो और फिर उनको एक्सप्लोर करो। ये दो तरीके हैं जिससे बच्चे सीख सकते हैं। अगर बच्चे डिस्कवरी और एक्सप्लोरेशन इन दो तरीक़ों से सीखेंगे तो बच्चे एक्टिवली इस चीज़ में इन्वॉल्व होंगे। कहते जितना पॉसिबल है बच्चों की लर्निंग जो है वो टोटली इस बेसिस के ऊपर होनी चाहिए प्री स्कूल चिल्ड्रन की, कि बच्चे जो हैं एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स के साथ एक्सपीरियंस करें, एक्चुअल एक्सपीरियंस हो बच्चों को उस चीज़ का। अगर आप सिंपल बच्चों से कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे तो बच्चे इसको प्रॉपरली नहीं समझ पाएंगे। अब हम एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। कहते कि अगर आप बच्चों को सिंपली ये बताओगे कि चीज़ों को क्लासीफाई कैसे करना है, अलग अलग कैसे करना है, तो इससे बच्चों का कंसेप्ट डेवलप होने में उनको कोई भी हेल्प नहीं मिलेगी। वो हमें क्लासिफिकेशन से रिलेटेड कोई ना कोई एक्टिविटी या कोई ना कोई टास्क एक्चुअल में उनके साथ करना पड़ेगा। पर टॉकिंग और डिस्कशन भी साथ में बहुत ज़रूरी होती है। ये नहीं कि आप सिर्फ एक्टिविटी ही कर रहे हैं, बोल कुछ भी नहीं रहे हैं। साथ में बोलना, डिस्कशन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और साथ में एक्चुअल एक्सपीरियंस भी बच्चों को देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब बच्चे इस तरह के टास्क में इन्वॉल्व हो जाते हैं फिर हम उनसे बात कर सकते हैं कि आप क्या कर रहे हो और उनको ऑब्जेक्ट्स और कंसेप्ट्स के लेबल्स जो हैं वो प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे अभी ऊपर एक सिचुएशन दी गई थी कि हमने बच्चों को ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप्स में क्लासिफाई करने के लिए बोला, उनको एनकरेज करा कि और उनसे कैसे उसको ग्रुपिंग करनी है उसके बारे में उनसे
बात करी उनसे, साथ में क्वेश्चंस भी पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, कि क्या मैं इसको यहाँ पर रख दूँ। उसने कहा नहीं, क्यों नहीं रखना यहाँ पे। जो भी आप लैंग्वेज यूज़ कर रही हैं वो भी बच्चों के अकॉर्डिंगली ही आपने लैंग्वेज यूज़ करनी है, कि बच्चों का एक्सपीरियंस क्या है, ताकि बच्चे उस एक्सपीरियंस को समझने में बच्चों को मदद मिल सके और बच्चों का जो कंसेप्ट है वो अच्छा डेवलप हो सके। ये बच्चों को मदद करता है कि बच्चे ऑब्जेक्ट्स के बारे में भी जाने, कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं, है ना, और आगे उनकी कौन सी कैटेगरीज हैं, जैसे कि ग्रीन, लार्ज, थिन, बॉक्स, ये सारी चीज़ें। जितना हम बच्चों को मौका देंगे चीज़ों को एक्सप्लोर करने का या डिस्कवर करने का, जब बच्चे खेल रही हैं उस टाइम पे बच्चों को अगर हम पूरा मौका देंगे, फिर उनके एक्सपीरियंस, जो बच्चों ने एक्सपीरियंस किया, जो देखा, जो सीखा, उसके बारे में उनसे डिस्कशन करेंगे। आम तौर पर हम बच्चों को कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अगर बच्चों के साथ फिर आप कंसेप्ट जो उनके एक्सपीरियंस की क्या रहा, उन्होंने कैसे देखा, क्या करा, ठीक है, वो फिर आप डिस्कस करिएगा, तो बच्चों का कंसेप्ट जो है वो और भी अच्छे से उनको समझ में आ जाएगा। क्या रीज़न है हम इस पॉइंट को यहाँ पर बार बार क्यों स्ट्रेस आउट कर रहे हैं, क्योंकि जब बच्चे प्री स्कूल में एंटर करते हैं तो उनका मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि बच्चे जो हैं स्टडीज़ में अच्छे होने चाहिए। प्री स्कूल में बच्चे जो हैं ये सारी चीज़ें स्टडीज़ को अगर खेलने के तरीके से किया जाए, है ना, उसको बोलने की बजाय खेलने से, डिस्कवरी से, एक्सप्लोरेशन से उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए, ज़्यादातर टीचर्स बच्चों के साथ इंटरेक्ट करें, तो वो जो बच्चों की लर्निंग है वो और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो सकती है। यहाँ पर इस चीज़ पे ज़्यादा एम्फसाइज़ किया जाता है कि बच्चों को हर चीज़ याद हो जाए, जैसे कि कलर्स के नेम, शेप्स के नेम, फ्रूट्स के नेम, नंबर्स, अल्फ़ाबेट्स। पेरेंट्स भी यही करते हैं, जब बच्चे को प्री स्कूल में डालते हैं ना, 6 मंथ्स हो जाते हैं तो वो कंप्लेंट्स करना शुरू कर देते हैं, हमारे बच्चे को तो जी अभी कलर्स नेम नहीं लर्न हुए हैं, है ना। कई प्री स्कूलर्स के लिए, तकरीबन ज़्यादातर जो प्री स्कूलर्स होते हैं उनके लिए लर्निंग जो होती है वो अंडरस्टैंडिंग से अलग हो जाती है ना। ये चीज़ हमें हमें अभी एक नीचे एग्जांपल पढ़ेंगे, उससे हमें ये चीज़ ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। मीनू एक 4 साल की बच्ची है जी, जो कि अपने घर के पास ही एक नर्सरी स्कूल को अटेंड करती है। एक दिन उसकी मदर ने उसको कहा कि मुझे नंबर सुनाओ, 1 2 3 काउंटिंग सुनाओ। मीनू ने नंबर्स सही सुनाने शुरू कर दिए, पूरे सीक्वेंस में सुनाए 1 से लेके 20 तक। उसकी मदर ने एक स्टोन्स का ढेर रखा हुआ था, उसमें से 9 स्टोन्स उसको पिक करने के लिए बोले, पर मीनू जो थी वो सही नंबर उसमें से पिक नहीं कर पाई। इवन उसने बहुत सारे अटैम्प्ट्स किए, 1 2 3, पर वो उसमें से वो नंबर को पिक नहीं कर पाई। वो ऐसा क्यों नहीं कर पाई, क्योंकि वो एक सीरिएशन का कंसेप्ट समझ चुकी है, ठीक है। पर अभी उसको ये नहीं पता कि जो 2 होते हैं वो कितने होते हैं, 9 कितने होते हैं, 5 कितने होते हैं, वो इसको बच्चे को अभी नहीं पता है। कहते पूछ रहे हैं कि क्या आपने भी कोई ऐसी सिचुएशन को एक्सपीरियंस किया है प्री स्कूल में, कि आपने प्री स्कूल के बच्चों को नंबर रिसाइट करते हुए देखा है पर काउंटिंग के योग्य वो नहीं हो पाते हैं। अगर बच्चों को हमने काउंटिंग के योग्य भी बनाना है तो हमें उनको
मैचिंग की एबिलिटी बतानी होगी, क्लासिफिकेशन, सेरिएशन, है ना, मतलब एक के बाद दूसरा आता है, वो सारे हम यूनिट 18 में पढ़ चुके हैं। मतलब उसके बारे में हमें बच्चों को अगर बताना है तो हम बता सकते हैं। जो भी कोई हमने अभी एग्जांपल्स देखी हैं उसमें सिर्फ यही पता लग रहा है कि बच्चा नंबर्स को रिसाइट कर सकता है, ठीक है, पर काउंटिंग बिल्कुल सेम नहीं है नंबर्स को रिसाइट। मतलब अगर बच्चों ने रिसाइटेशन सीख ली है तो इसका मतलब ये नहीं कि बच्चों को काउंट करना भी आ जाएगा। आप चीज़ों को एक के बाद एक रख सकते हैं, ठीक है, फिर आप बच्चों को नंबर्स का कंसेप्ट डेवलप करने में उनकी मदद कर सकते हैं। कहते क्या रीज़न है कि हमने जो ऊपर सिचुएशन थी उसको डिटेल में मतलब डिस्कस किया था, वो इसलिए हमने ऐसे किया था क्योंकि जो प्री स्कूल्स होते हैं उनमें ज़्यादातर एम्फसाइज बच्चों को याद करवाने में किया जाता है, जैसे कि शेप्स के नाम, कलर्स के नाम, नंबर्स के नाम, है ना, उनको जो बेस होता है, उस फैक्ट का बेस क्या है उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं बताया जाता है। कई केसेस में क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। अगर हम बच्चों को फैक्ट नहीं बताएंगे, एक्सप्लेन नहीं करेंगे, तो जो फैक्ट है वो बच्चा कभी भी समझ नहीं पाएगा, ठीक है। बच्चों को रीजनिंग और थिंकिंग स्किल्स उनमें डेवलप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए अगर हम प्री स्कूल में रीडिंग और राइटिंग पे स्ट्रेस ना ज़्यादा दे के बच्चों के डिस्कवर और एक्सप्लोरेशन के साथ हम उसको पढ़ाएंगे, तब बच्चों में वो अच्छे से डेवलप होंगी स्किल्स। प्री स्कूल एजुकेशन का जो एम है वो क्या है कि बच्चों को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी ताकि बच्चे बहुत सारे प्ले मटेरियल्स को हैंडल कर सकें, ठीक है, और प्ले एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकें, जो कि उनकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को डेवलप करने में मदद करेगा, उनके कंसेप्ट को डेवलप करने में मदद करेगा, जो कि बाद में उनकी लर्निंग में भी हेल्प करेगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमें बच्चे जब अपने आप से कई चीज़ों को डिस्कवर कर रहे होते हैं तब हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए। जब चीज़ें थोड़ी सी डिफ़िकल्ट बन जाती हैं तो बच्चों का जो फर्स्ट रिस्पॉन्स होता है वो ये होता है कि हमें अब मदद चाहिए है जी आपकी, ठीक है। तो हमेशा आपको वहाँ पर बच्चों की मदद के लिए रहना चाहिए। जो बच्चों की मदद हमने करनी है वो हमेशा एनकरेजमेंट की फॉर्म में होनी चाहिए, ना कि हम बच्चों को डांटना शुरू कर दें या उनसे आंसर मांगना शुरू कर दें, ठीक है। और जो अडल्ट्स हैं वो बहुत जल्दी ही इम्पेशेंट हो जाते हैं। बच्चे जो हैं वो अपना टाइम लेते हैं, ठीक है। हो सकता है वे क्वेश्चन का आंसर भी कर दें और अपने काम को अपने आप भी कर लें, पर कई बार वो आपको क्या रिप्लाई करेंगे कि मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हुआ, है ना। इससे क्या है कि बच्चा रीजनिंग से बचता है और उसके लिए कुछ ना कुछ फाइंड आउट करता है। अगर कोई बच्चा किसी भी डिफ़िकल्टी में आ गया मान लीजिए, ठीक है, हमने उसको हेल्प करना है, तो उसके लिए फ़र्स्ट स्टेप क्या होगा कि सबसे पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि प्रॉब्लम क्या है। ऐसा करने के लिए हमें बच्चों के साथ बात करनी होगी, प्रॉब्लम को डिस्कस करना होगा, उनसे क्वेश्चन पूछने होंगे, फिर उनका ध्यान जो है वो इस तरह से उस तरफ लेके आना है कि बच्चे बच्चे को ये ना लगे कि हम उनसे बार बार पूछ रहे हैं तो हम अब उनको डांटेंगे। जब एक बार प्रॉब्लम आपको पता चल गई फिर आप बच्चों को एनकरेज कर सकते हैं कि अब हम इसके सल्यूशंस को ढूंढेंगे। कई बार क्या होता है कि बच्चे खुद ही सजेशंस के साथ आपके सामने आ जाते हैं, बच्चे खुद ही आपको सजेशन देना शुरू कर देते हैं,
पर हो सकता है कि कई बार वो सजेशन इम्पॉसिबल हो या इम्प्रैक्टिकल हो, तो हमें ऐसे आइडियाज़ के साथ बहुत ज़्यादा क्रिटिकल नहीं होना है। पर हमें ये भी साथ में देखना है कि लर्निंग जो है वो हमेशा ट्रायल और एरर के बेसिस के ऊपर ही होती है। आप ट्राई करेंगे, ठीक है ना, कुछ ना कुछ हमें देखने को मिलेगा, क्या प्रॉब्लम आई है, फिर हम ट्राई करेंगे, फिर कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। हम बच्चों को एनकरेज कर सकते हैं कि हम बच्चों को क्वेश्चंस पूछें, ठीक है, फिर उनके रिस्पॉन्स को यूज़ करके हम सल्यूशन तक भी पहुंच सकते हैं। हमें सल्यूशन को ऑफ़र करने में कभी भी जल्दी नहीं करनी चाहिए, बच्चों को थोड़ा सा टाइम देना चाहिए ताकि बच्चे अपने तरीके से उसको सोच सकें। नेक्स्ट है जी हमारा 23.3 एनहांसिंग ऑब्जर्वेशन स्किल्स प्ले एक्टिविटीज़ फॉर सेंसरी एक्सप्लोरेशन। कहते कि आप इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि अगर बच्चों को हमने कुछ ना कुछ सिखाना है तो सबसे पहले हमें उनको मेमोराइज करवाने की बजाय उनको एक्सपीरियंस करवाना है। जैसे हम उनको बोलें कि चीज़ों को टच करो, देखो, सुनो, स्मेल करो, सुनो, देखो, टच करो, स्मेल करो, है ना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो नेचुरली आती हैं। ये हम बिना हमें कोई बताए भी हम ये चीज़ों को कर सकते हैं। पर अगर हम कोई प्ले एक्टिविटी को कंडक्ट कर रहे हैं बच्चों के साथ उनके सेंसेस के बेसिस के ऊपर, तब हमें बच्चों को हेल्प करनी चाहिए चीज़ों को ऑब्ज़र्व करने के लिए और चीज़ों और थिंग को, इवेंट्स को ज़्यादा डिटेल में ऑब्ज़र्व करने के लिए। अब जो ऑब्जर्वेशन होती है वो सेंसरी कैपेसिटीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है, कि बच्चों की सेंसेस कितना काम करती हैं और सिर्फ ऑब्जर्वेशंस के थ्रू ही बच्चे अच्छा लर्न कर सकते हैं। बच्चों की सेंसरी कैपेसिटीज़ को शार्प करने की बजाय आप बच्चों के साथ प्ले एक्टिविटीज़ करिए ताकि बच्चे जो हैं उसके कंसेप्ट को कॉन्टीन्यूसली याद रखें, उनमें स्ट्रेंथन हो जाए, मजबूती हो जाए उस कंसेप्ट की। इसके बाद है प्ले एक्टिविटीज़ बेस्ड ऑन द सेंस ऑफ टच। जितनी भी एक्टिविटीज़ अब हम यहाँ पर डिस्क्राइब की गई हैं वो बच्चों के सेंस ऑफ टच को तेज करने में मदद करेंगी। उन एक्टिविटीज़ को हम एज अ बेस भी यूज़ कर सकते हैं जो कि अलग अलग चीज़ों को का एक्सपीरियंस जो है उसको एक साथ लेके आते हैं और बच्चों को कंसेप्ट डेवलप करने में भी मदद करते हैं। जैसे ही आप उनको पढ़ेंगे आप खुद ही कोशिश करेंगे और इवेलुएट करेंगे, इवन तभी जबकि आप उसको बच्चों को इस तरीके में प्रेजेंट करने के योग्य होंगे। हो सकता है कि आप अपनी ज़रूरतों के अकॉर्डिंगली उसको चेंज भी करें। बच्चे जिसके साथ खेलना चाहते हैं बच्चे उसको हमेशा टच करते हैं। आपको ये श्योर करना है कि प्ले ऑब्जेक्ट्स जो आपने बच्चों के लिए सेलेक्ट करे हैं वो डिफरेंट मटेरियल्स के बने होने चाहिए, जैसे कि वुड, क्लॉथ, पेपर, मेटल, क्ले, है ना। जैसे ही बच्चे डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के साथ खेलेंगे उनके टेक्सचर के बारे में उनसे बात करिए, उनसे पूछिए कि अब आप इस ऑब्जेक्ट को टच करके कैसा फील कर रही हैं। फिर बच्चे अपने वर्ड्स में आपको बताएंगे कि ये सॉफ्ट है या हार्ड है या रफ है या स्मूथ है। इससे उनके कंसेप्ट डेवलप होने में मदद मिलेगी। फिर आप अलग अलग टेक्सचर के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो वहाँ पे रख सकती हैं जिनके साथ कि बच्चे फैमिलियर हों, जैसे बैग में या बॉक्स में, किसी भी चीज़ में आप रख सकते हैं। फिर बच्चों को बोलिए कि उस बैग में आप अपना हाथ डालो, ऑब्जेक्ट को फील करो और उसको आइडेंटिफाई करो बिना देखे कि इसका टेक्सचर क्या है। आप प्री स्कूल में भी डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर के जो सरफेसेस हैं वो क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि आप डोर मैट के साथ एरिया को कवर कर सकते हैं, सैंड के साथ, ग्रास के साथ, ब्रिक्स के साथ, स्मूथ पेबल्स के साथ, वुडन प्लैंक्स के साथ, और कुछ एरिया को आप अनकवर्ड भी छोड़ सकते हैं।
फिर आप बच्चों को बोलिए कि आप नंगे पैर उन सर्फेसिस के ऊपर चलें और हमें बताएं कि आपको कैसा लग रहा है, ठंडा लग रहा है, गर्म लग रहा है, रफ लग रहा है, स्लिपरी लग रहा है या गीला लग रहा है। उसके बाद आप बच्चों से पूछिए कि जब वो डीप वाटर में चलते हैं, उसके बीच में से जाते हैं, तब उनको कैसा लगता है। बारिश के बाद जब वो कीचड़ वाला पैचेस हो जाते हैं, तब उसमें चलते हैं, तब उनको कैसे लगता है। जब वो कंडों के ऊपर चलते हैं, तब उनको कैसे लगता है। हमारी जो पहले की यूनिट थी उसमें हमने वाटर और सैंड प्ले की ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा था। ऐसी एक्टिविटीज़ बच्चों को सेंसरी एक्सपीरियंस देती हैं। आप एक कार्डबोर्ड का पीस लीजिए, उससे आप 10 सेंटीमीटर स्क्वायर पीसीस काट लीजिए। फिर आप हर पीस के एक साइड पे ग्लू लगा दीजिए और उस पर एक साइड सैंड लगा दीजिए, एक साइड ट्विग्स लगा दीजिए, पेबल, सॉडस्ट, वेलवेट पेपर, डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर के मटेरियल्स भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, आप जैसे फॉर एग्जांपल सैंड के 2 कार्ड बना लीजिए, सॉडस्ट के 2 कार्ड बना लीजिए, वेलवेट पेपर के 2 कार्ड्स बना लीजिए, ऐसे हर चीज़ के 2-2 कार्ड बना लीजिए। अब आपके पास हर टेक्सचर के 2-2 कार्ड्स हो गए हैं। ठीक है, अब आप इस कार्ड्स के साथ बच्चों के साथ गेम खेल सकते हैं। आप बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए और उनको बोलिए कि आप दूसरे वैसे बच्चे को ढूंढिए जिसके पास बिल्कुल सेम आपके जैसा ये है। तो बच्चे क्या है, इससे जो कार्ड्स हैं वो दूसरे बच्चों के साथ मैच करेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे कि एग्जैक्टली सेम कौन सा है। इससे बच्चों में डिफ़िकल्ट टेक्सचर्स को भी अंडरस्टैंड करने का उनको मौका मिलेगा और बच्चे जो है मैचिंग एबिलिटी के बारे में भी सीखेंगे। जब बच्चे किसी ओपन ग्राउंड में खेलने के लिए जाते हैं, तब आप वहाँ पर भी उनके लिए कोई ना कोई एक्टिविटी अरेंज कर सकते हैं। जैसे आप उनको बोल दीजिए कि चीज़ों को कलेक्ट करो, ठीक है, और उनको फील करो टच करके कि कौन सी चीज़ें स्मूथ हैं, जैसे कि राउंड स्मूथ पेबल हो गए, स्मूथ लीव हो गया, पेटल होगी फ्लावर की, है ना, सॉफ्ट फैदर हो गया, चीज़ें होगी जो कि रफ फील हो। मतलब स्मूथ और रफ बच्चे चीज़ों को कलेक्ट कर सकते हैं, जैसे ट्री का बाक हो गया, ड्राई ग्रास हो गया, ट्विग हो गया, सैंड हो गया। ये आर्टिकल्स आप बच्चों को बोलिए कि कलेक्ट करके सेंटर में लेके आए, फिर हम उनके ऊपर कोई ना कोई डिस्कशन करेंगे। कई एक्टिविटीज़ जहाँ पर बच्चे ऑब्जेक्ट्स को अपने फेस के साथ भी फील करते हैं, ऐसी भी एक्टिविटीज़ हमें ऑर्गेनाइज करनी चाहिए। ये जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ये बहुत ही केयरफुली हमें सेलेक्ट करने पड़ते हैं कि बच्चों के फेस को ख़राब ना कर दें। उसके बाद है हमारी प्ले एक्टिविटीज़ बेस्ड ऑन द सेंस ऑफ स्मेल। आमतौर पर क्या होता है कि हम स्मेल के लिए कोई एक्टिविटी करवाने के लिए कोई एफर्ट्स नहीं करते हैं। अगर किसी चीज़ की स्पेसिफिक स्मेल होती है तो वो एक ही बार में नोटिस हो जाती है। अगर आपको एक्टिविटीज़ ऐसी करवानी है जो कि स्मेल के सेंसेस के ऊपर फोकस करे, है ना, तो बच्चों को उसके लिए आपको ज़्यादा ऑब्जर्वेंट बनाने में मदद करनी होगी और इसी से बच्चे की वोकेबलरी और भी कई तरह के साथ में कंसेप्ट जो हैं वो डेवलप हो जाते हैं। हमें रूटीन में जो एक्टिविटीज़ हम करवाते हैं उस पर हमें फोकस करके बच्चों से स्मेल की सेंस के बारे में बात करना चाहिए। जैसे कि बच्चे खाना खाने के लिए बैठे हैं, ठीक है, फिर आप उनसे बात करिए कि क्या आप फूड की स्मेल कर सकते हैं फूड को, है ना। ये डिस्कशन की स्टार्टिंग हो सकती है। क्या आपको फूड की स्मेल पसंद आ रही है, कौन से फूड्स हैं आपके पास जो आपको स्मेल दे रहे हैं, या कौन से फूड्स हैं जिनकी स्मेल आपको अच्छी लगती है। कुछ फूड आइटम्स जैसे कॉलीफ्लावर, टर्निप, रेडिश, फेनुग्रीक ग्रीन,
वेजिटेबल्स जो होते हैं जब वो कुक हो जाते हैं तब उनकी एक स्पेसिफिक स्मेल होती है जो कि हम दूर से ही नोटिस कर लेते हैं। तो ये भी एक बातचीत का टॉपिक बन सकता है। जब आप इन वेजिटेबल्स को कुक करते हैं तब आप बच्चों को एनकरेज करें कि वो उसकी स्मेल से ही डिश का नाम बताएं। शुरू शुरू में क्या होता है कि बच्चे फूड आइटम्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, पर थोड़ी सी एक्सपोजर के बाद उनके लिए ऐसा करना डिफ़िकल्ट नहीं होता है। आप बच्चों को जिंजर, गार्लिक, ऑरेंज अनियन, मस्टर्ड ऑयल, जो लेमन ट्री के क्रश्ड लीव्स होते हैं, रोज़ या और चीज़ें भी दे सकते हैं जिनकी की कोई थोड़ी बहुत स्पेसिफिक स्मेल होती है। फिर बाद में आप जब बच्चों को सिखा देंगे तो फिर आप एक स्मॉल बॉक्स में रख सकते हैं, ठीक है। फिर बच्चों को बोलिए कि आप उनको स्मेल के साथ आइडेंटिफाई करिए। आप मार्केट का एक ट्रिप बच्चों के साथ ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, है ना। बाहर जाने से पहले आप बच्चों के साथ डिस्कस कर सकते हैं कि क्या उन्होंने अलग अलग तरह की स्मेल को नोटिस करना चाहते हैं, क्या वो आप ये जानना चाहते हैं कि ये चीज़ें सारी जो हैं वो कहाँ से आती हैं। ऑफ कोर्स एक बार जब हम मार्केट में चले जाएंगे तो बच्चे वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों से अट्रैक्ट होंगे, है ना। स्मेल के अलावा और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी तरफ बच्चा देख के भी अट्रैक्ट होता है। ये एक नेचुरल है और हमें ये एनकरेज भी करना चाहिए, बच्चों को डांटना नहीं चाहिए। फिर जैसे ही हम सेंटर में आते हैं वापस, तब हम बच्चों को एनकरेज करेंगे कि उन्होंने वहाँ पर क्या देखा, उसके बारे में वो वहाँ पर डिस्कस करें। क्या देखा, क्या सुना, क्या स्मेल किया, क्या टच किया, वो सारी चीज़ों के बारे में उनसे डिस्कस करें। कई फ्लावर्स जो होते हैं उनकी स्मेल थोड़ी सी डिफरेंट होती है, ठीक है। वो बच्चों को एनकरेज करें हम कि फ्लावर्स को स्मेल करें जो कि उनके आसपास ग्रो हुए हुए हैं। फिर हम बच्चों को डिफरेंट फ्लावर्स के नाम भी बता सकते हैं। हो सकता है कि बच्चे इमीडिएटली स्मेल के साथ उनके नाम ना बता सकें, ठीक है, पर थोड़े टाइम पीरियड के साथ वो ये चीज़ों को करना शुरू कर देंगे। इसी तरह से कई ट्रीज़ को बच्चे जो होते हैं वो हम बच्चों को ये बता सकते हैं कि आप लीव्स को क्रश करके उन ट्रीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि लेमन हो गया, गुआवा हो गया, है ना। एक स्टोरी या एक सॉन्ग जिनकी की डिफरेंट डिफरेंट स्मेल्स होती हैं, बच्चे कई बार उनको मज़ा भी आता है बच्चों को वो चीज़ों को स्मेल करने में। एक्टिविटीज़ जो स्मेल के सेंसेस के बेस के ऊपर होती हैं वो बच्चों को हेल्प करती हैं ताकि बच्चे वर्ड्स के मीनिंग को समझ सकें। जैसे कि स्वीट स्मेल किसकी है, गंदी स्मेल किसकी है, पंजेंट स्मेल किसकी है, शार्प स्मेल किसकी है ना। हो सकता है कि बच्चे इस चीज़ को ना समझें, हमें ये वर्ड्स साथ ही साथ यूज़ करने चाहिए, ठीक है। पर एक्सपीरियंस ये है कि जो अलग अलग तरह की स्मेल्स होती हैं, बच्चे जब उसमें डिफ्रेंशिएट करना सीख जाएंगे तब बच्चों की ऑब्जर्वेशन की जो पावर है वो स्ट्रेंथन होगी। ये भी पॉसिबल है कि एक जो बच्चा है ना, वो सिर्फ यही कैटेगराइज करे कि कौन सी स्मेल अच्छी है और कौन सी स्मेल बुरी है, ठीक है। ये पंजेंट या सार या इस तरह की जो चीज़ें हैं बच्चा अभी आइडेंटिफाई ना कर पाए। प्ले एक्टिविटीज बेस्ड ऑन द सेंस ऑफ टेस्ट, ठीक है। पहले हमारी सेंसेस में स्मेल आ गया, अब हमारा आ रहा है टेस्ट। बच्चे जो होते हैं
जो इन्फेंट स्पेशली होते हैं वो हर चीज़ को, वैसे तो फाउंडेशन ईयर्स के बच्चे जो होते हैं वो हर चीज़ को मुंह में डालते हैं, है ना। ये उनका चीज़ों को एक्सप्लोर करने का तरीका होता है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं वो ये सीख लेते हैं कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, हर चीज़ को अपने मुंह में नहीं डालना चाहिए, ठीक है। पर उनकी जो सेंसरी चैनल्स होते हैं वो उनको बहुत कुछ बताते हैं और साथ में हमें भी बताते हैं। हमें बच्चों को एनकरेज करना चाहिए कि उनको अलग अलग तरह के फूड्स को टेस्ट करना चाहिए। अगर हम टेस्ट के बारे में यहाँ पर बात करें, चाहे उन्होंने खाई है वो चीज़ कड़वी थी, खट्टी थी, मीठी थी, नमकीन थी, तो अगर हम ऐसी ऐसी अलग चीज़ें बच्चों को खाने के लिए देंगे तो बच्चों में कंसेप्ट जो है वो जल्दी डेवलप होने में मदद मिलेगी। जो टंग होती है वो जजमेंट का एक ऑर्गन होता है। बच्चे जो हैं वो बात करने के योग्य नहीं होते हैं जब तक उन्होंने किसी भी सॉफ्ट या हार्ड चीज़ को नहीं खाया होता है। आप एक वॉल के ऊपर एक चार्ट को लगा सकते हैं, उसको कॉलम्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें कि आप स्वीट फूड बना सकते हैं, पिक्चर्स लगा सकते हैं, सॉल्ट, सार, बिटर, इस तरह से आप उनकी पिक्चर्स वगैरह भी लगा सकते हैं, ठीक है। या फिर आप फूड्स भी उस पर लगा सकते हैं। जैसे ही बच्चों को आप बताते हैं कि क्या कि आपने क्या ये चीज़ें खाई हैं, कभी टेस्ट की हैं, ठीक है, अगर हाँ तो आप यहाँ पर इनका नाम चार्ट में एंटर कर सकते हैं, ठीक है। आप पिक्चर्स लगा दीजिए वहाँ पर, ठीक है। अगर बच्चों ने खाई होंगी तो बच्चे उसके टेस्ट के हिसाब पर उनका नाम जो है वो वहाँ पर एंटर कर सकते हैं। प्ले एक्टिविटीज़ बेस्ड ऑन विजन एंड हियरिंग। जितनी भी हमारी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें सुनना भी इन्वॉल्व होता है, देखना भी इन्वॉल्व होता है ना। पर कुछ स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ होती हैं जो इन सेंसेस के ऊपर बेस्ड होती हैं, जिनको हम प्लान कर सकते हैं। जैसे अब कई एग्जाम्पल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आप बच्चों को रिकॉल करने के लिए बोल सकते हैं कि उन्होंने आज स्कूल आते हुए क्या क्या देखा रास्ते में। आप उनको नोट करने के लिए बोल सकते हैं कि रास्ते में जब आ रहे थे वो स्कूल में, क्या उन्होंने कोई ऐसा प्लांट देखा था जो नया था बिल्कुल उनके लिए, है ना। हो सकता है उस पर कोई फ्लावर्स हों, कोई शूट हो, कोई कुछ कई तरह के पत्ते हों, है ना, जो कि ब्राउन हो चुके हों, इस तरह से कि क्या बच्चों ने ये चीज़ें देखी हैं। आप बच्चों से बात कर सकते हैं साउंड्स के बारे में जो बच्चों ने आते हुए सुनी हो या उनकी बॉडी ने कभी प्रोड्यूस की हो, है ना। तो हमें बच्चों ये चीज़ नोटिस में लेके आनी है कि कौन सी साउंड्स हैं जो उनकी बॉडी प्रोड्यूस करती है, या जब कि हम सारा दिन हम कौन सी साउंड्स को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। जैसे हार्ट बीट की साउंड क्या है, बच्चे इन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं ज़्यादातर। हार्ट बीट की साउंड होगी, सांस लेने की साउंड होगी, हमारे फुट स्टेप्स की साउंड हो गई, है ना, इन चीज़ों को। फिर आप बच्चों के साथ एक गेम भी खेल सकते हैं, है ना, जैसे कि क्लैप और स्टैम्प की, जैसे एक पर्टिकुलर रिदम में फिर आप दूसरे बच्चों को बोलिए कि वो रिपीट कर सकते हैं। इसीलिए कुछ प्ले एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो कि आप बच्चों की सेंसरी कैपेसिटीज़ को शार्पन करने के लिए ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। हमने एक आस्पेक्ट को एम्फसाइज मतलब करना है किसी भी एक प्ले एक्टिविटी में। ऐसे नहीं कि आप उसी दिन साउंड करवा रहे हो, उसी दिन टेस्ट करवा रहे हो, उसी दिन स्मेल करवा रहे हो, ऐसा नहीं करना है एक दिन में।
पर कई बार क्या होता है कि जब आप बच्चों को बोलते हैं कि ये आप लेमन ट्री के पत्ते को स्मेल करो, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो उसको फील भी करते हैं, उसकी शेप भी देखते हैं, उसके कलर भी देखते हैं, ठीक है। जब बच्चे अलग अलग तरह के फूड खाते हैं वो उसको टेस्ट करते हैं, स्मेल करते हैं, एक बार देखते हैं कि वो देखने में कैसे लग रहे हैं। ये जो सेंसरी एक्सपीरियंस है ये टोटल एक्सपीरियंस होता है जिसमें कि सारी तरह के सेंसेस इन्वॉल्व होते हैं। इसीलिए जब भी आप बच्चों के साथ कोई एक्टिविटी को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वो टोटली आपके ऑब्जेक्टिव के ऊपर डिपेंड होनी चाहिए, और बच्चे उसको कैसे रिएक्ट करते हैं इसके ऊपर भी डिपेंड होनी चाहिए। जब आप बच्चों को डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स को एक्सप्लोर करने के लिए बोलते हैं, ठीक है, तो आप उनको लिमिट कर देते हैं कि आप सिर्फ इसी चीज़ को स्मेल करिए, ठीक है। आप उसकी फील के बारे में भी पूछ सकते हैं, उसकी लुक के बारे में भी पूछ सकते हैं। बच्चों के इंटरेस्ट के साथ हमेशा आपको जाना चाहिए। इसके बाद है हमारा 23.4 दैट इज़ मेमोरी गेम्स। मेमोरी गेम्स क्या है, हमारे डेली टू डेली एक्टिविटीज़ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये कॉग्निटिव फंक्शनिंग में भी मदद करता है। मेमोरी में क्या इन्वॉल्व होता है कि हमारे ब्रेन में हम चीज़ों को, इंफॉर्मेशन को एफिशिएंटली स्टोर कर लेते हैं, और जब ज़रूरत होती है तब हम इनको रिकॉल करते हैं। बच्चों की जो एबिलिटी होती है इंफॉर्मेशन को एफिशिएंटली स्टोर करने की, ठीक है, या फिर रिकॉल करने की, जैसे जैसे वो डेवलप होते हैं। कई एक्टिविटीज़ हमने जो पहले मेंशन की हुई थी उसको हम यहाँ पर भी रिकॉल करेंगे। कई एक्टिविटीज़ जो कि रिकॉल में इन्वॉल्व हैं वो हैं कि आप बच्चों को सेंटर में देख सकते हैं, एक आर्टिकल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसको स्मेल करके, है ना, स्मेल के बारे में सोच सकते हैं कि बच्चों को क्या पसंद है, पॉइंट आउट करके कि ये पॉटेड प्लांट में आपको क्या नया दिख रहा है। कुछ इंटरेस्टिंग गेम्स हैं जो कि हम मेमोरी के बेस के ऊपर होती हैं। फर्स्ट वन है कि हम बच्चों के सामने 3 से 4 ऑब्जेक्ट्स रखेंगे और उनको बोलेंगे कि आप इनकी तरफ बहुत ध्यान से देखो। फिर हम कपड़े के साथ उनको कवर कर देंगे, ठीक है, बच्चों को बिना दिखाए, ठीक है, कि बच्चे देख ना सकें, किसी भी एक ऑब्जेक्ट से हम कपड़े को रिमूव कर देंगे। ओ सॉरी, बच्चों को बिना दिखाए कि बच्चे देख ना सकें कोई भी एक ऑब्जेक्ट हम वहाँ से रिमूव कर देंगे, ठीक है। फिर हम कवर को रिमूव करेंगे और बच्चों को बोलेंगे कि अब आप ये देखिए कि इसमें से कौन सा ऑब्जेक्ट है जो यहाँ से हटा दिया गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट गेम है, वेरिएशंस भी हो सकती हैं, जो अभी हमने ऊपर गेम खेली है उसमें वेरिएशंस भी हो सकती हैं। क्या वेरिएशंस हो सकती हैं, जैसे आप बच्चों को ऑब्जेक्ट्स दिखा दीजिए, फिर उसको कवर कर लीजिए, फिर आप बच्चों को कहिए कि आपने जो भी ऑब्जेक्ट्स देखे हैं आप उनके नाम बताइए। बच्चे जैसे ही इस गेम को खेलना पसंद करेंगे तो आप डिफ़िकल्टी का लेवल भी बढ़ा सकते हैं ऑब्जेक्ट्स के नंबर को बढ़ा के। नेक्स्ट गेम क्या है, आप 7 से 8 कार्ड्स बनाइए जिसपे कि आप बहुत ही फैमिलियर स्टोरी, जो बच्चों को पता हो, उस स्टोरी के 7 to 8 कार्ड्स आप बना सकते हैं। फिर आप उस स्टोरी के कार्ड्स को जंबल कर दीजिए, ठीक है, और बच्चों को पूछिए कि बच्चों को बोलिए कि जैसे जैसे स्टोरी हुई थी आप इसको लाइन में लगा दीजिए, ठीक है। तो ये यंग प्री स्कूलर्स के लिए थोड़ी डिफ़िकल्ट एक्टिविटी होगी, ठीक है। बच्चे 5 से 6 साल के बच्चे इसको सक्सेसफुली ट्राई कर सकते हैं। आप बच्चों को 4 से 5 कार्ड भी शुरुआत में दे सकते हैं,
बाद में जब बच्चे इसको करना सीख जाएंगे तो थोड़ी सी एक्टिविटी को डिफ़िकल्ट बनाने के लिए आप ज़्यादा नंबर ऑफ कार्ड्स भी दे सकते हैं। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, 2 कार्ड्स ले लीजिए बिल्कुल सिमिलर साइज़ के। एक के ऊपर आप 4 ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉ कर दीजिए और दूसरे के ऊपर आप 3 ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉ कर दीजिए। अब पहला कार्ड जो है वो बच्चों को थोड़े टाइम के लिए दिखा दीजिए, फिर उसको दूर हटा दीजिए, फिर दूसरा दिखाइए, फिर उनको बोलिए कि या तो आप हमें ये बताइए कि अब इसमें से जो दूसरा कार्ड है उसमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो यहाँ पर मिसिंग है, या तो आप बता दीजिए या आप ड्रॉ कर दीजिए। ऐसे आप वेरिएशंस के साथ भी गेम को खेल सकते हैं। जैसे यहाँ पर कार्ड की पिक्चर बनाइए कि इसमें 4 और यहाँ पे कप मिसिंग है। जैसे कि डिफरेंट कार्ड्स के ऊपर जो चीज़ों से बच्चे फैमिलियर हैं आप वो ऑब्जेक्ट को बना दीजिए। जैसे यहाँ पर एक बस बना दी है, ठीक है। फिर आप उसको ड्राइंग के लिए छोड़ दीजिए। जैसे एग्जांपल आपने एक बाईसाइकिल ड्रॉ कर दिया, ठीक है, फिर आपने उसका हैंडल छोड़ दिया बीच में, ठीक है, पैडल्स छोड़ दिए, एक व्हील छोड़ दिया। फिर आप बच्चों को पूछिए कि इसमें क्या मिसिंग है। अब जैसे ये पिक्चर दिखाई है इसमें एक टायर मिसिंग है ना, इस तरह से कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो मिसिंग हैं। जैसे यहाँ पे भी एक टायर मिसिंग है, इस तरह से, ठीक है। अब बच्चों से इवेंट्स के बारे में भी बात कर सकते हैं जो कि अभी पास्ट में हमने करवाए थे। उनसे पूछिए कि कौन से बच्चे हैं जो आज से पहले एक दिन नहीं आए थे, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट है हमारा प्ले एक्टिविटीज़ फॉर डेवलपिंग कॉग्निटिव एबिलिटीज़। अब हम कुछ प्ले एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ेंगे जो कि बच्चों में मैच, क्लासिफिकेशन, रिलेशनशिप्स को फाइंड आउट करना कि क्या कॉमन रिलेशनशिप है इसमें, कंपेयर करना, सीरिएट करना, मेजर करना, कॉज और इफ़ेक्ट के रिलेशनशिप को समझना, इसके बारे में हम एक्टिविटीज़ को करेंगे। इन एबिलिटीज़ को स्ट्रेंथन करने की बजाय प्ले एक्टिविटीज़ जो यहाँ पर मेंशन है ना, वो बच्चों के कंसेप्ट को डेवलप करने में मदद करती हैं। जैसे कि कलर का, शेप का, नंबर का, साइज़ का। एक पॉइंट हमेशा जो आपने अपने दिमाग में रखना है एक्टिविटीज़ को प्लान करते हुए, वो है लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी। शुरू में हम सिंपल टास्क को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे हम एक्टिविटीज़ को कम्प्लेक्स बना सकते हैं, ठीक है। अब ये हम कैसे करेंगे वो हम एक्सप्लेन देखेंगे कि क्या एक्सप्लेनेशन है। प्ले एक्टिविटीज़ टू स्ट्रेंथन द एबिलिटी टू मैच। अब मैच की एबिलिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए कौन सी प्ले एक्टिविटीज़ हैं। मैचिंग में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, जैसे कि चीज़ों को आइडेंटिफाई करना, ठीक है, फिर उन ऑब्जेक्ट्स को जो कि बिल्कुल सिमिलर दिखते हैं उनको एक साथ लगाना। जैसे अब एग्जांपल दी है कि आप सेम साइज़ के रेड सर्कल को आइडेंटिफाई कीजिए। बच्चों को डिफरेंट कलर्स और साइज़ के सर्कल्स की कलेक्शन दे दी जाती है, फिर बच्चों को बोला जाता है कि आप रेड सेम साइज़ के रेड सर्कल्स को आइडेंटिफाई कीजिए। कुछ प्ले एक्टिविटीज़ जो कि बच्चों को मैच की एबिलिटी डेवलप करने में मदद करेंगे, उसको हमने इसी सब सेक्शन में पढ़ना है। उनको पढ़ने से पहले हम थोड़े से प्रिंसिपल्स को पढ़ लेते हैं जो कि हमें मैचिंग एक्टिविटीज़ को तैयार करते हुए थोड़ा ध्यान में रखना होता है। जब हम मैचिंग एक्टिविटीज़ को इंट्रोड्यूस करते हैं तब ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स से हमें बच्चों को कुछ ना कुछ मैच करने के लिए
बोलना है, सिर्फ एक रिस्पेक्ट में ही वो वेरी करता है। जैसे अब एग्जांपल है, हम बच्चों को अलग अलग कलर्स की, अलग साइज और अलग शेप की, सॉरी, हम बच्चों को अलग कलर्स की पेंसिल का एक सेट दे देंगे। उनका साइज और शेप जो है वो सेम हो सकता है, पर कलर जो है वो वेरी करेगा। फिर हम बच्चों को बोलेंगे कि जो सिमिलर कलर की पेंसिल्स हैं आप उनको मैच कर दीजिए। ठीक है, इसी तरह से हम बच्चों को डिफरेंट शेप्स के बटन्स को मैच करने के लिए बोल सकते हैं। ठीक है, उनका कलर और साइज सेम हो सकता है, पर शेप जो है वो वेरी करेगी, है ना। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि शुरू में बच्चों को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगेगा एक ही टाइम पे इतना ज़्यादा करना। अगर पेंसिल्स कलर और साइज में भी वेरी करेंगी, ठीक है, तो ज़्यादातर बच्चे इसको नहीं कर पाएंगे मैचिंग के टाइम पे। ठीक है, जैसे अब शुरू में बच्चों ने कलर के बेसिस के ऊपर चीज़ों को मैच करना शुरू कर दिया। ठीक है, फिर आप थोड़ी सी पेंसिल्स उठा लीजिए जिनके की सेम कलर है, फिर आप बच्चों को बोलिए कि अब आप इसको सेम साइज़ की पेंसिल्स को मैच कर सकते हैं। फिर आप अटेंशन को साइज़ के ऊपर शिफ्ट कीजिए। ठीक है, वो कलर को कंप्लीटली इग्नोर कर सकते हैं। फिर जो बच्चों की अटेंशन होगी वो टोटली साइज के ऊपर शिफ्ट हो जाएगी, बच्चे एक कलर को कंप्लीटली इग्नोर कर देंगे। है ना, तो उनकी कलेक्शन जो है वो टोटली साइज के बेसिस के ऊपर हो जाएगी। फिर आप मैचिंग एक्टिविटीज़ के लिए वैरायटी ऑफ मटेरियल को यूज़ कर सकते हैं ताकि बच्चे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों का एक्सपीरियंस कर सकें, जैसे लीव्स, स्टिक्स, ब्लॉक्स, टॉयज, कंटेनर्स, चीज़ें, है ना, जो भी आपके पास से ईजिली अवेलेबल हो जाए। शुरू में ये इतना ज़रूरी नहीं होता है कि आप चीज़ का नाम भी बच्चों को बताएं, नाम के बेसिस के ऊपर आप बच्चों को चीज़ों को अलग करने के लिए बोलें, पर जैसे जैसे बच्चों को मैचिंग का एक्सपीरियंस उनका बढ़ता जाएगा, फिर आप उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं, उनसे और भी कई करेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर सकते हैं कि आप इस बेसिस के ऊपर भी मैचिंग की एक्टिविटी जो है कर सकते हैं। अब एक एग्ज़ाम्पल है कि डिफरेंट सिचुएशंस में जब बच्चों ने डिफरेंट कलर्स को मैच कर दिया, जैसे कि पेंसिल, लीव्स, बीड्स, क्लोथ्स, है ना, तो आप कह सकते हैं कि ये सारे अब रेड कलर में है, ये सारे ग्रीन कलर में है, ये राउंड है, ये स्क्वायर है। ठीक है, तो मैचिंग की इस एक्टिविटी के थ्रू ही बच्चों में शेप, साइज, कलर और टेक्सचर का कंसेप्ट भी साथ में डेवलप हो जाता है। जब आप बच्चों को कहेंगे कि एक बास्केट में आप सारे टॉयज डाल दीजिए और दूसरी बास्केट में आप पेन डाल दीजिए, तो बच्चे ऑब्जेक्ट्स को उसी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली मैच करेंगे, जैसे कि टॉयज और पेंट्स के ऊपर। ठीक है, तो उनमें टॉयज का, नॉन टॉयज का, पेंट्स का, नॉन पेंट्स का, इन सब चीज़ों के भी कंसेप्ट डेवलप हो जाएंगे। लगातार क्या है कि जैसे बच्चे जो हैं वो एक एट्रीब्यूट, एक करेक्टरिस्टिक्स के बेसिस के ऊपर चीज़ों को मैच करते हैं, तो धीरे धीरे आप टास्क की कम्प्लेक्सिटी, मतलब उसकी कम्प्लेक्स, उसको मुश्किल कर सकते हैं बच्चों को पूछ के कि क्या वो
ऑब्जेक्ट्स को किसी दूसरे दो एट्रीब्यूट्स के ऊपर भी अलग कर सकते हैं, जैसे कि कलर और साइज, शेप और कलर, इसी तरह से, है ना। ऐसी एक्टिविटीज़ की कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि आप बच्चे को एक पर्टिकुलर शेप के और कलर के लीव्स को कलेक्ट करने के लिए बोलिए, ठीक है ना। डिफरेंट शेप्स और कलर्स के लीव्स आप बच्चों को दे दीजिए, कलेक्शन दे दीजिए, उसमें से अलग करने के लिए बोलिए। जैसे कि आप बच्चों को वेजिटेबल दे दीजिए बास्केट में डाल के, ठीक है। उसमें बच्चों को आप अनियन अलग करने के लिए बोलिए, ठीक है। इससे बच्चे क्या हैं, डिफरेंट शेप कलर के वेजिटेबल्स को भी मैच करेंगे और इवन उनको स्मेल भी करेंगे जब वो सारे अनियंस को पिक करेंगे। और भी कई एग्जांपल्स हैं जो कि कुछ स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ को तैयार करने से पहले आप तैयार कर सकते हैं, ताकि बच्चों की जो मैचिंग एबिलिटी है उसको स्ट्रॉन्ग किया जा सके। आप उसको ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। खुद से एक बार ट्राई करके देखिए अपने आप से, ठीक है। फिर हम सिंपल एक्टिविटीज़ के साथ शुरू कर सकते हैं, धीरे धीरे हम उसको डिफ़िकल्ट एक्टिविटीज़ के ऊपर भी लेके जा सकते हैं। अब जैसे एग्जांपल्स हैं कि हम डिफरेंट कलर्स की पेंसिल्स की कलेक्शन रख दें, सेम शेप और सेम साइज़ हो जिनका, और बच्चों को बोलें कि हमें वो सारी पेंसिल्स दे दें जो कि एक जैसी दिखती हैं। और हाथ में आप रेड पेंसिल को पकड़ सकते हैं ताकि बच्चों को वो दिखा सकते हैं। आप ये भी बोल सकते हैं कि हमें एक कलर की सारी पेंसिल्स आप दे दीजिए, और पेंसिल को आप हाथ में पकड़ के बच्चों को दिखा सकते हैं। अगर बच्चा अगर बच्चा कलर वर्ड को समझता होगा तो बच्चा आपको सारी कलर की पेंसिल्स दे देगा। शुरू शुरू में ये ज़रूरी नहीं है कि बच्चा नेम के बेसिस के ऊपर ही ये सारा कुछ करे। मैचिंग की जो एक्टिविटी है कि बच्चा जो है वो नेम के बेसिस के ऊपर करे। आप बच्चे को पेंसिल होल्ड करके भी उसको बता सकते हैं कि इस तरह की पेंसिल्स आप मुझे दे दीजिए। ये बताना ज़रूरी नहीं है कि ये रेड कलर है ना। बच्चे के लिए फिर थोड़ा और मुश्किल भी हो जाती है। इसी तरह से अगर हम बटन्स की बात करें, जैसे आपके पास राउंड और स्क्वायर बटन्स हैं, ठीक है। आप स्क्वायर बटन को एक साइड रख दीजिए और बच्चों को बोलिए कि अम, कि बच्चों को बटन दिखा के बोलिए कि इस तरह के बटन आप पिक करके लाइए। कोई भी वर्ड को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है स्क्वायर या राउंड शुरू शुरू में। आप बच्चों को ऑब्जेक्ट दिखाइए कि बच्चे इसके साथ के मैचिंग बटन जो हैं वो आप लेके आओ, ठीक है। अब इसके बाद हमारी क्या एग्जाम्पल है, हम पुरानी नोटबुक्स लेंगे, कैलेंडर्स या कोई भी ग्रीटिंग कार्ड्स वगैरह आप लेके उनसे कुछ कार्ड बना लीजिए, ठीक है। उनके ऊपर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की पिक्चर्स को पेस्ट कर दीजिए। हर ऑब्जेक्ट 2 कार्ड के ऊपर बना होना चाहिए, मतलब 2 कार्ड, जैसे मान लीजिए कैट की पिक्चर है तो 2 कार्ड्स के ऊपर सेम कैट की पिक्चर होनी चाहिए, मतलब कि पेयर बन जाएगा कैट का, ठीक है। और फिर आप बच्चों को वो कार्ड डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। जैसे ये देखिए सेम बनाए हुए हैं ना, ऐसे फेसेस बना दिए हैं, ठीक है। फिर आप बच्चों को बोलिए कि जिस बच्चे के पास आपके जैसा सेम कार्ड है आप वो बच्चे को लेके आओ या कार्ड लेके आओ, या मुझे बताओ कि कौन से बच्चे के पास सेम है, मुझे आप ये दिखाओ।
उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है कि आप बच्चों को 2 पल्सेस का मिक्सचर दे सकते हो। फिर आप बच्चों को उन 2 ढेर को सेपरेट करने के लिए बोलिए। ये काम थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है। इसको और डिफ़िकल्ट बनाने के लिए आप बच्चों को मिक्सचर में बहुत सारी पल्सेस भी दे सकते हैं, ठीक है, जो कि सिमिलर हों शेप या कलर में, जैसे कि रेड ग्राम और बंगाल ग्राम हो गई, ठीक है। तो बच्चे इनके कलर और शेप को ध्यान में रखेंगे जब पल्सेस को सेपरेट करेंगे। फिर आप नेक्स्ट एग्जांपल क्या हो सकती है कि आप डिफरेंट बॉक्सेस के ऊपर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की पिक्चर्स को पेस्ट कर दें। बच्चों को ऑब्जेक्ट दें, बोलें कि इस पिक्चर के साथ मैचिंग, इस ऑब्जेक्ट के साथ मैचिंग जो भी कोई बॉक्सेस हैं वो आप लेके आएँ, ठीक है। और उनको बोलिए कि जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो आप ये सेम वाले इकट्ठे करके लाएं और जिस बॉक्स के ऊपर वो कार्ड लगा हुआ है उस बॉक्स में वो सारे ऑब्जेक्ट्स आप डाल दीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल है कि आप बच्चों को फ्लावर्स और लीव्स को भी मैच करने के लिए बोल सकते हैं, ठीक है। आप बच्चों को बोलिए कि आप जाके सेम कलर के लीव्स और फ्लावर्स लेके आओ या सेम शेप के या सेम साइज के लेके आओ। नेक्स्ट हमारे एग्जांपल है कि आप बहुत सारे क्लोथ पीसीस को कट कर लीजिए जिसका साइज़ और शेप जो है वो सेम हो बट टेक्सचर डिफरेंट हो, जैसे कि वेलवेट, कॉटन, वूल और ट्वीड। आप इनको एक किसी अलग कंटेनर में रख दीजिए और बच्चों को बोलिए कि आप पर्टिकुलर टेक्सचर के सारे पीसीस उठा दीजिए, जैसे कि वेलवेट के। आप क्लोथ पीसीस को बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए और उनको बोलिए कि सिमिलर टेक्सचर के और पीसीस भी फाइंड आउट करके लेके आइए। या आप काम की कम्प्लेक्सिटी को बढ़ाने के लिए बड़े प्री स्कूलर्स के लिए आप क्लोथ के पीसीस को डिफरेंट शेप्स में कट कर दीजिए। अब बच्चों को 2 डायमेंशंस को कंसीडर करने के लिए बोलिएगा, शेप और टेक्सचर। जैसे कि आप बच्चे को, नेक्स्ट एग्जांपल है कि आप बच्चे को बोल सकते हैं कि ये जैसे पिक्चर बनी हुई है कि सारे जो ओ शेप के सर्कल्स हैं, है ना, और लीफ बने हुए हैं पिक्चर में, उनको आप कलर करिए। दूसरी एक्टिविटी जो कि मैचिंग के ऊपर है वो है कि कौन से ट्रीज जो हैं वो एक जैसे दिखते हैं, जैसे ये और ये दोनों एक जैसे हैं, ये और ये और ये और ये एक जैसे दिखते हैं। अब हम बच्चों को एनकरेज करेंगे कि वेट के बेसिस के ऊपर आप मैचिंग कर सकते हैं। उसके लिए एक्टिविटीज़ हैं, ये यंग प्री स्कूलर्स के लिए थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो सकती है बट 5 से 6 साल का बच्चा इसको कर सकता है। इस एक्टिविटी में हम बैलेंस बनाना बच्चों को बताएंगे। जैसे कि जब आप बच्चे थे तब आप पुराने शू पॉलिश के टिन से बनाते थे या फिर कंटेनर के लिड से बनाते थे। बैलेंस को बनाने के लिए आप एक 25 सेंटीमीटर का ट्विग ले लीजिए लेंथ में, ठीक है, और शू पॉलिश टिन्स को उसके दोनों एंड से धागे को यूज़ करके जोड़ दीजिए। फिर एक नेल यानी कि मेख लीजिए और हथौड़ा लीजिए टिन में होल बनाने के लिए, ताकि थ्रेड उसके बीच में से गुजारा जा सके। फिर आप बच्चों को एक पेबल दिखाइए और उनको आप बोल सकते हैं कि आप पाइल से फाइंड आउट करिए दूसरों को जिसका वेट बिल्कुल सेम हो जैसे कि हमने आपको दिया है बैलेंस को यूज़ करके। शुरू में क्या है, आप बच्चों को एक बार बताएंगे कि बैलेंस को कैसे यूज़ करना है। ये एक ग्रुप एक्टिविटी भी हो सकती है। हर बच्चा एक टर्न लेता है
पेबल को चूज़ करता है, उसको वे करता है, देखता है कि क्या वो वेट में सेम है जो मुझे दिया गया है। जब एक बच्चा वे करता है तो दूसरा ग्रुप में दूसरे को पूछा जाता है ये प्रिडिक्ट करने के लिए क्या ये वेट में मेरे मैच कर रहा है, ठीक है। तो बच्चे जो हैं इस प्रिडिक्शन को देखते हैं। ये जो एक्टिविटी है ये बच्चों में एबिलिटी, मैचिंग एबिलिटी के बारे में भी बताती है और बच्चों को वेट का भी कंसेप्ट उनका मजबूत बनाती है। ऐसी एक्टिविटीज़ के थ्रू हम बच्चों को हैवी और लाइट का भी आइडिया देते हैं, है ना, हैवियर देन, लाइटर देन, सेम वेट। बाद में हम इस चीज़ों का भी बच्चों को बता सकते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल हमारी है गार्डनिंग की, ठीक है। गार्डनिंग मैचिंग के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती है। हम बच्चों को बोल सकते हैं कि हम ग्रासी प्लॉट में से वीड्स को बाहर निकालते हैं। इसी तरीके से बच्चे जो हैं ग्रास ब्लेड्स की शेप को भी मैच कर लेंगे, है ना, वीड्स के लीव्स की शेप के साथ। इसके बाद हमारा आता है प्ले एक्टिविटीज़ टू स्ट्रेंथन द एबिलिटी टू क्लासीफाई। ये हम हमारी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। 23.5.2 प्ले एक्टिविटीज़ टू स्ट्रेंथन द एबिलिटी टू क्लासीफाई। आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप पूछ सकते हैं। आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।